तो मैं दोबारा कनेक्ट हुआ हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और डिस्कनेक्ट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे, शायद दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं ये बात कह रहा था कि उर्दू तहजीब का एक चश्मा है और वो शख्स मुहज्जब है जिसको उर्दू आती है। और मैं अपना मुकम्मल तारुफ कराऊं, मुझे कहा गया है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने उर्दू बहुत बाद में सीखी है। मैं पीएचडी हूँ इनकम टैक्स में और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। और हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान में पेशावर से नागपुर आए थे और शायद उस समय उनकी उम्र कई 7, 8, 9 साल रही होगी। मेरी वालिदा भी करीब 6, 7 साल की रही होंगी। वे भी नागपुर आई रावलपिंडी से। और वालिद साहब ने बचपन में उर्दू सीखी थी, बेसिक उर्दू सीखी थी। यहाँ आने के बाद में उन्हें भी उर्दू से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन आगे की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हो रही थी और नागपुर में हो रही थी, जहाँ पर हिंदी देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी उनके लिए सेकंड लैंग्वेज थी और फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी। लेकिन उन्हें उर्दू का इतना पैशन था कि उन्होंने अपनी तालीम उर्दू की जारी रखी, कंटिन्यूड रखी, सीखते रहे, किताबें बुलाते रहे, पढ़ते रहे और धीरे धीरे उनके पास में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी सी हो गई थी उर्दू की, और उर्दू सारी जिंदगी में पढ़ते रहे। तो उनके जाने के बाद एक दिन मैंने सोचा कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी इनके पास है और इतनी सारी किताबें हैं जो मुझे ये भी नहीं पता कि इनका नाम क्या है, इनके ऊपर लिखा हुआ क्या है। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत गलत बात है। जो जबान मेरे फैमिली की जबान थी, मेरे परिवार की जबान थी, वो जबान मेरे तक नहीं पहुंची। मैंने पीएचडी करने के बाद और अपने करियर के काफी लेट स्टेज में आकर मैंने उर्दू सीखनी शुरू की और बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, कुछ भी नहीं मालूम था। और उसके बाद मैंने एक स्कूल टीचर की मदद ली, उर्दू सीखनी शुरू की। धीरे 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 बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि उर्दू उतनी आसानी से आ नहीं सकती। का जैसे कहा जाता है कि आती है उर्दू ज़बां आते आते, तो वक्त लग रहा था, मुश्किल भी था। जो स्कूल टीचर मुझे सिखाते थे उनके लिए भी आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें आदत थी स्कूल के बच्चों को उर्दू पढ़ाने की। तो वे उर्दू पढ़ाते थे उस तरीके से कि जैसे पहले नर्सरी के बच्चे को पढ़ाया जाता है, फिर फर्स्ट के, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के। तो इस तरीके से एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए और एक बिजी प्रोफेशनल के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत लंबा सिलसिला था उसको सीखने का। जिद थी, हिम्मत नहीं हारी, और मैं कुछ शॉर्टकट्स अपने तरीके से बनाते चले गया कि कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं, चूंकि मुझे जबान तो ऑलरेडी आती थी, ग्रामर तो मुझे मालूम था, उर्दू का ग्रामर और हिंदी का ग्रामर एक ही है, तो मुझे ग्रामर और सिंटैक्स का कोई जरूरत नहीं थी। मुझे सबसे पहले जरूरत थी रस्मुल खत सीख लूं, स्क्रिप्ट सीख लूं। उर्दू स्क्रिप्ट सीख लेने के बाद में वोकैबुलरी बिल्डिंग बाद में हो सकती है। तो मैंने अपने शॉर्टकट बनाने शुरू किए, अपने तरीके बनाने शुरू किए, अपने हैक्स जिसे कहते हैं आज की जबान में, वो हैक्स बनाने शुरू किए। और धीरे 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 मैंने अपनी उर्दू बनाने का एक क्रैश कोर्स जैसा बना लिया अपने लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर आप किसी पढ़ाई के आखिर में जाकर इम्तिहान नहीं देते, तो आपके पास इंसेंटिव नहीं होता है कि आप उस जबान को ज्यादा संजीदगी से और ज्यादा सीरियसली सीखेंगे। तो मैंने एक अपने आप को चैलेंज किया कि उर्दू में एमए करूंगा। तो जो टीचर मुझे पढ़ा रहे थे कहने लगे, इतनी बड़ी हिम्मत कर रहे हो, मुझसे आगे की पढ़ाई करने की बात आप कर रहे हो। मैं खुद बीए हूं और एमए के बारे में मैं सोचते रहता हूं, और आप एमए करने की बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं उर्दू में एमए तो करूंगा। और इस तरीके से एक चैलेंज का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे काफी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ी, काफी कुछ समझना पड़ा, क्योंकि जीरो से शुरुआत होगी तो ऐसे ही होगी। और उसके बाद मैंने उर्दू सीखी। उर्दू का जब एग्जाम दिया तो लोग हैरान होते थे। मेरे एग्जाम में मेरे पेपर को देखने लोग दौड़कर आया करते थे मेरे पास, पेपर जब खत्म होता था, देखने के लिए कि किस तरीके
से मैं लिख रहा हूँ, और मुझे एक स्टूडेंट की बात अभी तक याद है। वो आके क्या, ओह इन्होंने तो हमारे समान ही लिखा है। तो मुझे बड़ी खुशी भी होती थी कि मैं उनके समान लिख पा रहा हूँ जो लोग उर्दू बचपन से सीख रहे थे। तो इस तरीके से उर्दू का सिलसिला शुरू हुआ, और जब मैं उर्दू में एमए कर लिया तो मैंने सोचा कि अब वक्त है समाज को, दुनिया को, सोसाइटी को वापस देने का। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू से लगाव है, उर्दू उर्दू शेर व शायरी और उर्दू अदब के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी परेशानी ये होती है कि उनके पास उर्दू की स्क्रिप्ट नहीं है, और स्क्रिप्ट नहीं होने से गलतियां होती हैं, प्रोनाउंसिएशन की गलती होती है, और इस किस्म की बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो मैंने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक तजुर्बा किया जाए। मैंने कुछ अपने दोस्तों और साथियों को इकट्ठे किया, और उन्होंने कहा कि आप उर्दू सीखना चाहते हो तो मैं उर्दू सिखाने को तैयार हूँ। जो हैक मैंने तैयार किया था, जो शॉर्टकट क्रैश कोर्स मैंने अपने लिए तैयार किया था, वो काफी था उन लोगों को उर्दू सिखाने के लिए भी। और इस तरीके से एक कोर्स बन गया। 6 हफ्तों में बिल्कुल दावे के साथ सबसे कहने लगा कि 6 हफ्ते में आप अच्छे तरीके से बुनियादी उर्दू पढ़ लिख और बोल सकेंगे। बोलना तो आपको आता है, लिखने और पढ़ने का मसला था। तो आप उर्दू लिख भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। और 6 हफ्ते का जो वक्त था वो मैंने थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक साइड में, थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि 4 हफ्ते के अंदर ही मैं लोगों को उर्दू सिखा पाऊंगा। तो 6 हफ्ते, हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, इस तरीके से हमने शुरुआत की। पहली बैच, दूसरी बैच, तीसरी बैच, चौथी बैच, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चले गया, लोग साथ साथ आते चले गए। और छठी और सातवीं बैच अभी हम लोगों ने हाल ही में मुकम्मल की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े होंगे उस बैच से, मैं देख नहीं पा रहा हूँ सब लोगों के जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, मगर मुझे मालूम है कि मेरे बैच के स्टूडेंट, जिन्हें मैं स्टूडेंट जरूर कह रहा हूँ लेकिन वो मेरे खास सब दोस्त हैं आपस में। तो ये लोग जुड़ते चले गए। ये लोग इतने अलग अलग मुख्तलिफ प्रोफेशनल बैकग्राउंड के हैं, 80 साल तक की एज ग्रुप वाले, जो कि गैर उर्दू बैकग्राउंड के हैं, मराठी बैकग्राउंड के हैं, उर्दू सीखने का पैशन रखते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू सीखते हैं। और मैं बता नहीं सकता उनकी खुशी का बयान, जब जिस समय वो आगे आकर बोर्ड के ऊपर अपना पूरा नाम अच्छे तरीके से उर्दू में लिखते हैं। जो खुशी उनके चेहरे पर होती है, उतनी खुशी मुझे भी होती है जितनी खुशी उनको होती है। तो इस तरीके से एक सिलसिला बन गया, और नागपुर में ये क्लासेस चल पड़ी। लोग आज भी, अब पिछली बैच खत्म हुई, अगले बैच की तैयारी है, और लोग बार बार हमें पूछते हैं कि अगली बैच कब शुरू होगी, किस तरीके से होगी। और पिछली बैच को मैंने 30 स्टूडेंट्स की अनाउंसमेंट की थी, 30 स्टूडेंट बैठ पाएंगे, लेकिन हमारे पास 60 रजिस्ट्रेशन आए। हम लोगों ने सभी 60 लोगों को एकोमोडेट किया। एक पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मटेरियल दिया जाता है, क्योंकि मैं ये जो कर रहा हूँ ये खिदमत सिर्फ उर्दू के पैशन के लिए कर रहा हूँ, उर्दू उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लोग उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू की चाशनी से अपनी गुफ्तगू को, अपनी बोलचाल को ढालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कर रहा हूँ। और इस तरीके से एक बहुत बड़ा काफिला तैयार होते जा रहा है उन लोगों का जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, जो चाहते थे कि उर्दू के करीब आए, मौका नहीं मिल रहा था, मौका मिला, वो लोग उर्दू के करीब आ गए। सो इस तरीके से नागपुर में उर्दू का ये सफर शुरू हुआ है। और मैं जब लोग ज्वाइन होते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप में से हर एक शख्स को उर्दू का एम्बेसडर बनना है। जैसे मैं उर्दू का एम्बेसडर बन गया हूँ, मैं उर्दू की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उर्दू के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आप में से हर किसी शख्स को उर्दू का एम्बेसडर बनना है। और क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही काम करते हैं। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरों को पढ़ाते हैं क्लास के बाद। एक डॉक्टर है हमारे क्लास में जो जिन्होंने कम से कम 3 लोगों को उर्दू पढ़ा दी। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ ईच वन टीच वन। अगर आपको मैंने सिखाया है, आप किसी और को सिखा दीजिए आगे, और इस तरीके से एक किस्म की चेन बनती चले जाएगी, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्लास के कुछ लोगों ने, एक स्टूडेंट ने एमए किया है उर्दू में, 3 स्टूडेंट ने इग्नू से अभी सर्टिफिकेट कोर्स किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और एडवांस करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से उर्दू का पैशन लोगों के दिमाग में बैठ चुका है, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और
उर्दू ज़बान आती है, आते आते ये बात तो सही है, लेकिन उर्दू ज़बान जब आती है तो उसका जो लुत्फ़ है वो अलग ही आता है। लोगों को जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको उसकी खुशी मिलने लगती है, और आपने कुछ नया सीखा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं क्लास में जो शायद 20, 30, 40, 50 या 60 साल के बाद क्लास में एज अ स्टूडेंट बैठे हैं। तो उस क्लास का माहौल ही अलग होता है। एक फैमिली का फ्रेटर्नल बॉन्ड जिसे कहते हैं, वैसा वैसा माहौल बन जाता है। और क्लास खत्म होने के बाद में सबसे बड़ी शिकायत लोगों की ये होती है कि इतनी जल्दी क्लास को खत्म क्यों कर दिया गया, इसे और एक्सटेंड कर देते और चला देते। और तो और हर बैच में पिछली बैच के स्टूडेंट जो कि एक्सपर्ट बन चुके हैं दोबारा आना चाहते हैं और आगे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अगली बैच में मदद करते हैं असाइनमेंट्स कराने के लिए, असाइनमेंट्स डिजाइन करने के लिए। जिस दिन मैं किसी वजह से क्लास नहीं पहुंच पाता हूं, उस दिन क्लास को कंडक्ट करने के लिए। सो इस तरीके से नागपुर में एक बीज जो हमने बोया था वो बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छा पेड़ बन रहा है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। उर्दू की क्लास में जब लोग आते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत सारी गलत फहमी दिमाग में लेकर आते हैं, और ये मैं मान के चलता हूं कि हमारे देश में उर्दू के बारे में बहुत सारी गलत फहमी है। पहली बात तो शुरुआत इससे होती है जब मैं कहता हूं कि उर्दू तो मेड इन इंडिया लैंग्वेज है, पूरी तरह से हमारे देश में पैदा हुई, पली बड़ी, पनपी, आगे बढ़ी। तो लोग हैरान रह जाते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान की जबान कैसे हो सकती है। और एक जुमला जो लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि इसे तो उल्टा लिखा जाता है। हमारे आपस में जो डिस्कशन की शुरुआत इसी जुमले से होती है कि उल्टा लिखे जाता है। मैं कहता हूं कि उल्टा लिखे जाना, राइट टू लेफ्ट उल्टा है या लेफ्ट टू राइट उल्टा है, इसका फैसला करने वाले आप और हम कौन होते हैं। परसेप्शन का सवाल है। इसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, हिंदी को लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। उल्टे सीधे वाली कोई बात नहीं है। आप ये भी सीधा हो सकता है, ये भी सीधा हो सकता है, देखने के नजरिए का फर्क है। उसके बाद ये कहते हैं कि जिस जबान की स्क्रिप्ट हमारी देसी स्क्रिप्ट नहीं है, तो ये हमारी देसी जबान कैसे हो सकती है। तो इसके बारे में मुझे पहला जो लेक्चर होता है इसमें मैं सब लोगों को क्लियर करता हूं, और ये बात मैं आज आप सबके सामने रख रहा हूं, खासकर उन लोगों से जो लोग उसी स्टेज में होंगे जो गलतफहमी की या कंफ्यूजन की स्टेज है कि उर्दू हमारी जबान है या नहीं, या कहाँ से आई। तो मैं बात करना चाहूंगा कि उर्दू की पैदाइश और इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं, लेकिन इन सभी नजरियात में एक बात मुश्तरक है कि उर्दू दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पैदा हुई है और पली बड़ी है। बाहर से जब लोग आए थे उन लोगों ने और जो मकामी लोग थे उनमें आपस में जो मेलजोल हुआ, और मकामी जबान पर उनकी जबान के असरात होने लगे, मकामी जबान के असरात उनकी जबान पर होने लगे, और आपस में जो तासीर बनती चली गई उससे उर्दू पैदा हुई। और हिंदुस्तान जो खड़ी बोली जिसे हम कहते हैं, ब्रज भाषा जिसे कहते हैं, वो उस भाषा से जो कि संस्कृत का एक अपभ्रंश रूप है, जो बोलचाल की भाषा थी उस वक्त की दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। तो ऐसा कहा जाता है कि लश्कर के खेमे में जहां पर हिंदुस्तानी लोग थे, बाहर से आए लोग थे, आपस में बात करना चाहते थे, उनके मेल मिलाप से एक तरीके से किसी जो भाषा बनती चली गई, उस भाषा उस भाषा के लिए फारसी की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन भाषा हमारी अपनी थी। तो फारसी की स्क्रिप्ट और हिंदुस्तान की अपनी देसी भाषा, इनके संगम से उर्दू भाषा तैयार हुई। और ये बहुत कम लोगों को पता होगा शायद। बहुत सारे अदीब यहाँ बैठे हैं, कश्मीर से बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे जिन्हें सब कुछ पता है, लेकिन बहुत सारे नए लोग जो जुड़े होंगे उन्हें शायद कई लोगों को नहीं पता होगा कि उर्दू का सबसे पहला नाम हिंदी था, हिंदवी था। उसके बाद ये दक्षिण में पहुंची तो इसका नाम दखनी हो गया, उसके बाद में गुजरात में पहुंची तो इसका नाम गुर्जरी या गुजराती हो गया। तो इस तरीके से उर्दू अपने नाम बदलते रही है, और हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदवी ये उर्दू के पहले के नाम रहे हैं। बाद में ब्रज भाषा और खड़ी बोली से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होते चले गया, थोड़ा बदलाव होते चले गया, और दो बहनों की तरह संस्कृत की ही भाषा से, संस्कृत जबान से ही निकलने वाली दो जबान एक साथ आगे बढ़ने लगी। एक बहन का नाम हिंदी हुआ, दूसरी बहन का नाम उर्दू हो गया। तो उर्दू जो है
और हिंदी जो है, ये दोनों संस्कृत की बेटियां हैं, दोनों हिंदुस्तान में पैदा हुई है। और ये कंफ्यूजन मुझे लगता है बहुत ज्यादा होता है लोगों को लगता है कि बाहर से जबान आई और हमारे बीच आकर बैठ गई, और उसके बाद लोगों ने सियासी लोगों ने कुछ सियासत भी की इसके बारे में, दोनों भाषाओं को अलग करने की कसर नहीं छोड़ी। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की जबान है। मैं जब कहता हूँ उर्दू, तो कहते हैं उर्दू तो पाकिस्तान की जबान है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान तो 1947 में बना। उर्दू तो हम अमीर खुसरो के वक्त से उर्दू को डेवलप करते आए हैं। मुंशी प्रेमचंद अपनी जब कहानियां, अपने किस्से लिखा करते थे, तो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट पहले उर्दू में लिखा करते थे। मुंशी प्रेमचंद ने शुरुआत अपने करियर की उर्दू से की थी। बाद में वो एक हिंदी की साप्ताहिक या हिंदी की मैगजीन का संपादन कर रहे थे, एडिटर बन गए थे। तो किसी ने पूछा कि आप उर्दू में लिखते हैं और हिंदी की मैगजीन के आप एडिटर हैं, ये दोनों कहीं आपस में मेल खाते हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा, मुझे लिखना तो वही होता है जो मैं लिख रहा हूं, स्क्रिप्ट बदलनी होती है सिर्फ। तो मुंशी प्रेमचंद उर्दू के सबसे जाने माने पहले अदीब हुए हैं जिन्होंने उर्दू स्क्रिप्ट में शुरुआत की। बाद में हिंदी में भी इतनी ही मकबूलियत मिली उन्हें जितनी उर्दू में उन्हें मिली थी। तो इस तरीके से तो जब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान तो बहुत बाद में हमारे पास आया, 1947 में आया। पाकिस्तान की मादरी जबान, पाकिस्तान की अपनी जबान जो है उर्दू नहीं है। उर्दू पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, बलूची बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती है। तो हिंदुस्तान की जबान है, पाकिस्तान की जबान नहीं है। पाकिस्तान ने उसे अपनाया है, हमने भी उसे अपनाया है। हम अलग अलग पहलू इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान का ठप्पा लगाना इसे बहुत गलत है। इसे हमें फक्र होना चाहिए कि हमारी अपनी जबान संस्कृत माँ और हिंदी और उर्दू उसकी दो बेटियां हैं। और मैं अक्सर ये बात हमेशा कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ, कि एक किसी हिंदी के कवि ने कहा है कि हिंदी में और उर्दू में फर्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। बस इतना ही फर्क है कि वो ख्वाब देखते हैं, हम सपना देखते हैं। उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों चीजों में, दोनों जबानों में एक ही है। और ये बात मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, एक शायर ने कहा है, जो ये हिंदुस्तान नहीं होता तो ये उर्दू जबान नहीं होती। तो उर्दू जबान हिंदुस्तान की देन है दुनिया के लिए, हमें ये समझना होगा। उसके बाद जो क्लास में लोग अक्सर सबसे पहले ये बात करते हैं कि उर्दू अदब जो है उसमें बहुत ज्यादा दखल और बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो रही है वो मुसलमानों की रही है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ कि उर्दू हमारी गंगा जमनी साझी विरासत का नमूना है, उसकी मिसाल है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख और सभी ने मिलकर इस जबान को अपनाया है, हमारी सबकी जबान है। और बहुत खराब लगता है जब किसी मजहब के साथ जबान को जोड़ा जाता है। जबान मजहब की नहीं होती, जबान इलाके की होती है। और उर्दू का इलाका जो है वो पूरा हिंदुस्तान है। सो पूरे हिंदुस्तान की जबान है, किसी एक मजहब की जबान नहीं होती। और मैं इसकी मिसाल देने के लिए बहुत सारे शायर के नाम और अदीबों के नाम रखना चाहता हूँ लोगों के सामने। जैसे बृहदनारायण चकबश्त एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने उर्दू की बहुत खिदमत की है। त्रिलोकचंद महरूम का नाम आप लोगों ने शायद सुना ही होगा। फिराक गोरखपुरी, इनका पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी था। तो इनका एक कोटेशन मुझे याद आता है। फिराक गोरखपुरी ने कहा था, फकत रस्मुल खत से जबान बदल गई, वरना जबानें तो दोनों एक ही है। तो फकत रस्मुल खत से ही जबान बदल गई है, वरना दोनों जबानें एक ही हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम बहुत लोगों ने सुना है, बड़े इज्जत के साथ उर्दू अदब में इनका नाम लिया जाता है। जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे कश्मीर से बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं, तो इन दोस्तों को मैं इनको मालूम ही होगा, मैं बाकी लोगों को बताना चाहूंगा कि जनाब जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, कश्मीरी पंडित थे। और बहुत कम लोगों को शायद एटलीस्ट मेरी समझ में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये कोर्ट का फैसला जो होता है, वर्डिक्ट होती, जजमेंट जो होती है, वो उर्दू में दिया करते थे।
और किसी ने पूछा उनको कि उन दिनों अंग्रेजी में जजमेंट देने का सिस्टम था और उर्दू में दिया करते थे जजमेंट। तो किसी ने उनसे पूछा कि जज साहब ये आप उर्दू में जजमेंट क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा, कलम मेरी समझती है बस एक जबान, वो है उर्दू मेरी हमनवा। तो ये कश्मीरी पंडित जिन्होंने उर्दू की बहुत खिदमत की और बाद में जब सियासत हावी हो गई उर्दू पर, तो मुल्ला जी ने एक बात कही थी, मुल्ला बना दिया है इसे भी महाजे जंग। एक सुलह का पयाम थी उर्दू जबान कभी। तो जब उन्हें दर्द हो रहा था कि सुलह की जबान को आपने महाजे जंग या लड़ाई का मैदान बना दिया, तो ऐसे शायर, हिंदू शायर हमारे बीच में हुए हैं। अर्श मलसियानी का नाम सुना होगा, बाल मुकंद जिनका असली नाम था। साहिर होशियारपुरी एक अच्छे उर्दू के शायर हुए हैं। डॉक्टर जगन्नाथ आजाद के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। हमारे कश्मीरी दोस्त इनको अच्छे से जानते हैं क्योंकि कश्मीरी थे। डॉक्टर जगन्नाथ आजाद कश्मीरी पंडित थे और कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल के ऊपर यदि कोई जिसे लास्ट वर्ड कहते हैं, आखिरी या अथॉरिटी जिसे कहा जाता है, तो वह इन्हीं को गिना जाता है, डॉक्टर जगन्नाथ आजाद को गिना जाता है, जिन्होंने अल्लामा इकबाल पर बहुत रिसर्च किया है। और हरदयाल सिंह दत्त के बारे में आपने सुना होगा, नरेश कुमार शाद हैं, हरबंस भल्ला हैं, हजारों नाम हमारे बीच में। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का नाम मेरे ख्याल से उर्दू लिटरेचर को जो जानता है उसने सुना हुआ है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी तो उर्दू की मोहब्बत में इतना आगे निकल गए थे कि उनका एक शेर मैं हमेशा सबके सामने रखना चाहता हूं। महेंद्र सिंह बेदी उर्दू से मोहब्बत तो करते ही थे, लेकिन वो कहने लगे कि मोहम्मद जो है, मोहम्मद सिर्फ मुस्लिम के क्यों हो गए हैं, हमारे भी तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद से इजारा तो नहीं। सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर हक तो नहीं, उन पर हमारा भी तो हक है, उन्होंने कह दिया। तो इतनी बड़ी बात इन शायरों ने कही है और इतने सेक्युलर थे ये लोग। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने आप लोगों ने पढ़े होंगे। मैंने प्रेमचंद का भी जिक्र किया, उर्दू और हिंदी के बहुत बड़े अदीब हुए हैं। और एक नाम मैं और लेना चाहूंगा, दयाशंकर नसीम का। लखनऊ के थे, शायद 30-32 साल की उम्र में चल बसे, लेकिन जो मसनवी उन्होंने लिखी थी उनके बारे में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू का रूमी अगर कोई है तो वो दयाशंकर नसीम है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग हमारे बीच में हुए हैं जो मुख्तलिफ धर्म और जातियों से अपना ताल्लुक रखते थे, लेकिन उर्दू की खिदमत करते थे, उर्दू जीते थे, उर्दू में सांस लेते थे, उर्दू में गुफ्तगू करते थे, उर्दू में लिखते थे, उर्दू में जीते थे वो लोग। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि उर्दू एक किसी खास कौम की जबान है या किसी खास और यही चीज हमें खलती है, यही चीज हमें बुरी लगती है जब इस तरीके की बातें अवाम में फैलती है और अवाम में बहुत जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगती है। तो आज आप और हम जो काम कर रहे हैं, हमें जरूरी है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि उर्दू हमारी अपनी मिठास है, हमारी अपनी जबान है, हमारी अपनी चीज है, हमारी बेगानी नहीं है, अपनी है। लेकिन इसे हम में से कुछ लोगों ने अपने ही देश में इसे बेगानी बना दिया है और इसे सियासत से ना जोड़ें, इसे मजहब से ना जोड़ें, इसे आप अपने देश की अपनी जबान समझें तो बहुत ज्यादा खुशी होगी हमें। और इसी मिठास को बरकरार रखें, मिठास को आगे बढ़ाएं। विलियम डालरिम्पल का नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना है, बहुत मशहूर इंग्लिश के हिस्टोरियन हैं जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है, आज के वक्त में बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं। तो डालरिम्पल का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि उर्दू इज द रिपोजिटरी ऑफ वॉट एवर ब्यूटिफुल इज लेफ्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। इस सब कॉन्टिनेंट का यदि कुछ विरासत की कोई चीज बची है
तो उसकी रिपोजिटरी एक ही है, उसका खजाना हमारे पास जो बचा है वो उर्दू जबान है। तो उर्दू जबान हमारे विरासत से मिला हुआ अगर कोई खजाना हमारे पास बाकी रहा, ये विलियम डालरिम्पल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हम इस खजाने की अहमियत को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम इसे पहचाने, इस मोहब्बत की जबान को पहचाने, इसे अपनाएं। यदि हम नहीं अपना पा रहे, कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक वीडियो, मैं प्रतिमा सिन्हा जी को देख रहा हूं कि वो भी हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी जब तकरीर हो रही थी तो उस समय मैंने एक बात की थी कि उर्दू रोजी रोटी नहीं देती कुछ लोगों को, तो लोग उसकी ओर लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं होती वो। तो ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे लोग उर्दू इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि उर्दू से रोटी नहीं मिलेगी। जिन्हें रोटी मिलती है वो पढ़ते हैं, जिन्हें नहीं मिलती है वो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो है ये सारी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ है। हिंदी भी लोग नहीं पढ़ना चाहते। आज जो हमारी बोलचाल की हिंदी है वो एक कॉकटेल हिंदी है, मिक्स हो चुका है, बम्बैया मिक्स हो चुका है, उसमें बोलचाल की भाषा मिक्स हो चुकी है। उर्दू के साथ भी यही हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उर्दू मुझे बहुत अच्छे से आती है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं आती। तो मैं उन्हें यह समझाता हूं कि स्क्रिप्ट अगर चली जाएगी तो जबान भी चली जाएगी। स्क्रिप्ट से जबान है, स्क्रिप्ट है तो जबान है, स्क्रिप्ट नहीं है तो जबान नहीं है। क्योंकि हिंदी और उर्दू का फर्क बहुत खूबसूरत फर्क है, लेकिन हिंदी में जो चीज बोली जाती है वो हिंदी में बोली जाती है, जो उर्दू में बोली जाती है वो उर्दू में बोली जाती है। इसलिए उर्दू की अगर आपको उर्दू को खालिस बनाना है, उर्दू को इम्प्रूव करना है, आपको प्रोनाउंसिएशन सही रखने हैं, तो आपको उर्दू की स्क्रिप्ट सीखनी चाहिए, सीखनी होगी। और दूसरी बात है कि हम में से अगर जो लोग कश्मीर के हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों के लोग हैं वे यदि सोच लेंगे कि हमें स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, हम उर्दू बोल लेंगे बगैर स्क्रिप्ट के भी, तो धीरे धीरे हम स्क्रिप्ट को गायब वैनिश या लुप्त कर देंगे। जो हमारी और स्क्रिप्ट चली गई तो जबान चली गई। इसलिए उर्दू स्क्रिप्ट को जिंदा रखना हम सबका फर्ज है, हम में से हर किसी का फर्ज है। और हमको और इस बात पे कई शायर परेशान हुए हैं, कई अदीब परेशान होते हैं जब देखते हैं कि बच्चे उर्दू नहीं बोल पा रहे हैं, बच्चे उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं। मुनव्वर राना को मैं सुन रहा था उस दिन टीवी पर, दुबई का एक मुशायरा था। मुनव्वर राना रो पड़े बोलते बोलते, और मैंने लिख ली उनकी 2 लाइनें। उन्हें कहा, मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर उन बद नसीबों को न क्यों उर्दू ज़बां आई। रोना आ गया शायर को कि मेरे बच्चों को सब कुछ है उनके पास जो मेरे पास है, लेकिन उन बदनसीबों को उर्दू ज़बां क्यों नहीं आई। तो मुनव्वर राना के बच्चों को उर्दू ज़बान नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये मसला जो है बहुत संजीदा है, बहुत सीरियस है। हमें सोचना होगा कि उनके बच्चों को उर्दू ज़बान नहीं आई तो शायद कौम के बहुत बच्चों को, देश के बहुत बच्चों को, जिनके पिछली जनरेशन तक उर्दू, पिछली नस्ल तक उर्दू बोली जा रही थी, उनमें उर्दू खत्म हो रही है और हमें जिंदा रखना होगा। और जो लोग कहते हैं कि मुझे उर्दू की स्क्रिप्ट नहीं आती लेकिन मैं उर्दू बहुत अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, उर्दू में शायरी कर लेता हूँ, तो मैं एक शायर का दर्द उनके सामने रखता हूँ। बहुत दिल को चोट पहुंचने वाला शायर का दर्द है। शायर कहते हैं, उर्दू क्या है, एक कोठे की तवायफ है, मजा सब लेते हैं, मोहब्बत कौन करता है। तो आप जबान को सीखेंगे नहीं, भाषा को सीखेंगे नहीं, लेकिन आप कहेंगे कि मैं भाषा को अपना चुका हूं और मुझे अच्छे से आती है, तो आप सच्ची मोहब्बत तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके बस में, मुझे पता है कि प्रोफेशनल स्टडीज और करियर की वजह से हम लोग अंग्रेजी को अपनाते हैं। मेरी पूरी तालीम अंग्रेजी मीडियम से हुई है, और लेकिन हमें अपने कल्चर की जबान, अपनी तहजीब की जबान, अपने देश की जबान, अपनी मिट्टी की जबान को सीखना अपना फर्ज समझना चाहिए और इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम सच्ची मोहब्बत कर सके इससे। और एक शायर की बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूँ, राशिद आरफी नाम है शायद उनका। वो कहते हैं कि मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद कि मैं उर्दू में वसीयत लिखूं और बेटा पढ़ ले।
तो जो जो दर्द मुनव्वर राना को हो रहा है कि मेरा बेटा उर्दू नहीं पढ़ पा रहा, वही दर्द राशिद आरफी भी कहते हैं कि मैं सिर्फ इतनी दुआ मांगता हूं कि मैं वसीयत में जो बच्चे को देकर जाऊं, बच्चा कम से कम पढ़ तो ले, कि वो जैसे पुराने वक्त में हुआ करता था कि आप चिट्ठी लेकर पोस्टमैन के पास जाया करते थे, या किसी पड़ोसी के पास जाके, या किसी हमसाये के पास जाकर उससे पढ़वाते थे, तो उस वो नौबत ना आए, आप खुद पढ़ लें आपकी वसीयत, तो ये बात होगी। और उर्दू को जिंदा रखने के लिए समझदार लोगों की जरूरत है। सियासत बहुत हुई है, सियासत बहुत हावी रही है इस जबान के ऊपर में, हिंदी पर भी हावी हुई है, उर्दू पर भी हावी हुई है। जब मैं दोनों बहनों के बारे में सोचता हूं तो हिंदी वालों ने हिंदी में इतनी संस्कृत डाल दी कि बोलचाल की हिंदुस्तानी से वो बहुत दूर चली गई। तो जब मैं हिंदी में एमए कर रहा हूं इस वक्त, मैंने अंग्रेजी में एमए किया है, मैंने उर्दू में एमए किया है, और अभी मैं हिंदी में एमए कर रहा हूं। तो जब मैं हिंदी पढ़ता हूं तो उस वक्त मैं देखता हूं कि हिंदी में इतना संस्कृताइजेशन कर दिया गया, संस्कृतिकरण कर दिया गया है हिंदी का, कि बोलचाल की भाषा से बहुत दूर चले गई। उर्दू में भी हम लोगों ने इतनी ज्यादा फारसी और अरबी डाल दी, क्योंकि हम जब हम सियासत के शिकार हुए थे, दोनों जबानें सियासत की शिकार हुई थी, और मैं दोष किसी को नहीं दे रहा हूं, इल्जाम किसी पर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से दूर जाते चली गई। तो हिंदी को हमने संस्कृत बना दी, उर्दू को हमने अरबी और फारसी बना दी। तो आज जो बाजार में बोली जाती है भाषा, बोलचाल में बोली जाती है हिंदी, फिल्मों में बोली जाती है उर्दू है जो, और जो आम रोजमर्रा की बातों में के काम में इस्तेमाल की जानी चाहिए, उस उर्दू से हमारी अदबी उर्दू दूर चली गई, उस हिंदी से हमारी अदबी हिंदी दूर चली गई। और ये दोनों के दूर जाने की वजह से दोनों बहनों में बहुत बड़ा फासला बढ़ गया। तो हिंदी वाला उर्दू की ग्रामर समझ सकता है, उर्दू वाला हिंदी की ग्रामर समझ लेता है, लेकिन वोकैबुलरी में दूर चली गई। तो मेरे दिल की इच्छा है कि हम हिंदी वाले बड़ा दिल रखें, उर्दू के लफ्ज हिंदी में जब आते हैं तो उन्हें अपनाएं, उन्हें उनका तिरस्कार ना करें, उनका अनादर ना करें। हिंदी वाले, उर्दू वाले भी हिंदी के अल्फाज की उतनी ही इज्जत करें जितने उर्दू के अल्फाज की करते हैं, ताकि ये दोनों बहनें मिलजुल के रह सके। मेलजोल की जबान है, मेलजोल से आगे बढ़ेगी। और ये मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि हम इस तरीके का माहौल बनाएं कि उर्दू और हिंदी दोनों साथ साथ चलें, और लिटरेचर जो उर्दू में बन रहा है वो हिंदी में, हिंदी वालों के लिए अवेलेबल हो। हिंदी में जो लिटरेचर बन रहा है, बहुत खूबसूरत लिटरेचर आज भी बन रहा है दोनों जबानों में। तो हिंदी में जो लिटरेचर बन रहा है वो उर्दू वालों के लिए अवेलेबल हो, उर्दू में जो बन रहा हो हिंदी वालों के लिए अवेलेबल हो। हम में से कुछ लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, मुझे पता है, तो मैं आप लोगों के लिए चैलेंज छोड़ रहा हूँ। ट्रांसक्रिप्ट करना है आपको भाषा नहीं बदलनी, जबान नहीं बदलनी है। हिंदी देवनागरी में लिखी गई जो मजमून है उसको आपने सिर्फ उर्दू स्क्रिप्ट में ट्रांसफर करना है, बहुत मुश्किल नहीं है। हमने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हम लोगों ने शाहमुखी और गुरमुखी देवनागरी के समान लिखी जाती है, शाहमुखी उर्दू के समान की स्क्रिप्ट में लिखी जाती है जो पाकिस्तान में लिखी जाती है, गुरमुखी हिंदुस्तान में लिखी जाती है। दोनों जबान एक ही है, पंजाबी जबान गुरमुखी में लिखी जाती है हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान में शाहमुखी में लिखी जाती है। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बना दिए हैं जिससे हम एक बटन दबाने से शाहमुखी को गुरमुखी में और गुरमुखी को शाहमुखी में ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं। तो हमारा लिटरेचर का दायरा इतना बढ़ गया है। अब पाकिस्तान में लिखने वाला पंजाबी लिटरेचर मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूँ, मैं तो वैसे भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन जो जिसे उर्दू की स्क्रिप्ट नहीं है, नस्तालिक नहीं आती, वो भी पढ़ रहा है। गुरमुखी में लिखा गया लिटरेचर जो है वो पाकिस्तान में लिखा शख्स पढ़ पा रहा है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट हुई है। तो मैं चाहूंगा कि एक एक्सरसाइज ले लें जो लोग दोनों जबानों की खिदमत करना चाहते हैं, कि एक ट्रांसलिटरेशन का सॉफ्टवेयर बने, बहुत आसानी से बन सकता है जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमें जबान नहीं बदलनी है, हमें सिर्फ स्क्रिप्ट बदलनी है और हमारा काम हो जाएगा। और तो हमें जरूरत है उन समझदार लोगों की, हम लोगों के बीच में जो है आज जो लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे उर्दू क्लास के स्टूडेंट्स जो कि मेरे भाई हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, वो भी जुड़े हुए हैं इस काम से, और अपने जितना हो सकता है उतनी खिदमत कर रहे हैं। और बाकी अलग अलग देश के मुख्तलिफ हिस्सों से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप
इस खुशबू को फैलाने में जितना कुछ कर सकते हैं उतना काम करते रहिए। इस जबान से मोहब्बत करने वाले लोगों की जरूरत है आज इस जबान को, ताकि जो सियासी और नस्ली इम्तियाजी सलूक जो इस जबान के साथ हुआ है उससे बालातर हों, और उर्दू का वजूद खत्म तो कभी होगा ही नहीं। उर्दू आगे बढ़ेगी मुझे पता है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसके वजूद को कायम रखने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए ये हमारी साझी जिम्मेदारी होगी। हमें मिलकर अपनी इस सरजमी से उर्दू को मरने नहीं देना है, हमें इसे जिंदा रखना है, हमें इसे आगे बढ़ाना है। रस्मुल खत सीखना है, सिखाना है। सिखलाइए जिनको आप सिखला सकते हैं, सीखिए अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो। मैं नागपुर के चूंकि एक खास कम्युनिटी के साथ उर्दू को जोड़ दिया गया, उर्दू के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसमें, क्योंकि जैसा मैंने कहा उर्दू रोटी नहीं देती तो लोगों ने सीखा नहीं। आज नागपुर में मैं जब मुसलमानों से इंटरेक्ट करता हूं तो उनके बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के कारण ये होता है कि उर्दू स्क्रिप्ट नहीं सीख पाते। जिन लोगों ने बचपन में अरबी सीखी है वो लोग भी अरबी से उर्दू तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसे सीखने के लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई कोर्स करना होगा, लेकिन उर्दू आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उर्दू का इंटरेस्ट उन लोगों को खत्म हो रहा है। मैं जब भी कोई मुझे एक नागपुर का जो सबसे बड़ा मुसलमान वाला एरिया है, मुस्लिम एरिया है मोमिनपुरा, वहां के बच्चे मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि घर में कौन सा अखबार पढ़ते हैं, तो बच्चे कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या फिर कहते हैं नवभारत पढ़ते हैं, हिंदी का अखबार। मैं कहता हूं आपके घर में उर्दू का अखबार आता है? कहते हैं उर्दू का अखबार नहीं आता है। तो हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी जबान को खराब करने के लिए। हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, उर्दू से मोहब्बत करते हैं तो उसे जिंदा रखना, उसे आगे बढ़ाना। आप उर्दू का अखबार खरीदिए, उर्दू का अखबार पढ़िए, ऑनलाइन इतना सारा मटेरियल हमें मिलता है, उस मटेरियल को का इस्तेमाल करिए। आज तो इंटरनेट की वजह से, आज हम इंटरनेट के कारण ही एक दूसरे से जुड़ पाए हैं, तो इंटरनेट हमें बहुत चीजें सिखाता है। अच्छी उर्दू सीखने को, सुनने को मिलती है हमें यूट्यूब पर। आप उर्दू अखबार पढ़ सकते हैं, दुनिया के अखबार आपके सामने अवेलेबल हैं, तो सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, उर्दू को बढ़ावा दीजिए। उर्दू अखबार निकलता है तो उसे सब्सक्राइब करने से आपकी तरफ से उसे बढ़ावा मिलेगा। तो यही बात मैं हमेशा कहता हूं, और ये हमेशा कहना चाहता हूं कि रहे जिंदा हमेशा उर्दू की रवायत। वो अरबाब सियासत को है इससे बड़ी शिकायत। जो अरबाब सियासत है, यानी कि सियासत के जो मास्टर्स हैं, उनको इस जबान से बड़ी शिकायत हो सकती है, लेकिन आपको और हमको नहीं होनी चाहिए, अवाम को नहीं होनी चाहिए, बाजार में को शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम क्योंकि उर्दू को जिंदा रखा है बाजार ने, बोलचाल ने, आपसी मेलजोल ने, हिंदुस्तानी सिनेमा ने, बॉलीवुड ने उर्दू को जिंदा रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि क्वालिटी धीरे धीरे कई बार हमारी गिर जाती है जब हम उर्दू नहीं जानते और उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ खुशी भी होती है कि लोग उर्दू को जिंदा रखना चाह रहे हैं। तो सिनेमा ने जिंदा रखा है, गजल ने जिंदा रखा है। गजल की मकबूलियत तो इतनी ज्यादा है कि जिसे उर्दू नहीं भी समझ में आती वो भी इसे गुनगुना देता है और उसे एक सुकून मिलता है, खुशी का एहसास होता है। हिंदी फिल्मों ने उर्दू को जिंदा रखा है, अवाम ने जिंदा रखा है, उर्दू अदब ने उर्दू को जिंदा रखा है। उर्दू अदब की मकबूलियत इतनी है, इतना बड़ा खजाना हमारे पास में है, मीर से लेकर और गालिब से लेकर, और आप मैं नहीं समझता किसी और जबान में इतनी अच्छी शायरी की जा सकती है जितनी अच्छी शायरी उर्दू में की गई है। तो उसे जिंदा रखा है, इसकी मिठास ने इसको जिंदा रखा है। उर्दू की चाशनी जब आपकी जबान पे चढ़ जाती है तो उसकी मिठास इतनी बढ़ जाती है कि सुनने वाला कहता है कि सुनने वाले को सुकून मिलता है, उसे खुशी मिलती है। तो आप, और सबसे बड़ी बात है, आप और हम इसे जिंदा रख रहे हैं। आप किसी भी लेवल पे हो, मैं जानता हूं यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू अदब में जिसे हम हाईएस्ट लेवल कहते हैं वहां पर पहुंचे हैं। कुछ मेरे जैसे होंगे जो नीचे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मुझसे भी नीचे होंगे। तो आप जो भी लेवल हो आपका, आप कोशिश करें, उर्दू को जिंदा रखें, उर्दू को आगे बढ़ाएं, उर्दू के लिए जो कर सकते हैं करें। और जैसा मैंने पहले कहा, ईच वन टीच वन। आप
जिनको सिखा सकते हैं उर्दू, सिखाइए, सिखलाइए उनको उर्दू, उन्हें स्क्रिप्ट सिखाइए, बहुत आसान है। मेरा जो नागपुर का कोर्स है उसका तजुर्बा मेरा ये है कि 4 हफ्ते में और 5 दिन रोज, मतलब 20 दिनों में जिसे हिंदी आती है, जिसको हिंदी आती है, 20 दिन में उसको बुनियादी इल्म आ जाता है उर्दू स्क्रिप्ट का, और उसके बाद में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आगे बढ़ना चाहता है। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एमए कर रहे हैं, बीए एडिशनल कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, इग्नू यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। तो उर्दू सीखना, नई जबान सीखना नहीं है आपके लिए। उर्दू सीखना आपके लिए सिर्फ नई स्क्रिप्ट को सीखना है, और उस स्क्रिप्ट को सीख लिया तो उसके एक बोनस, जिस पर 1 पर 2 ऑफर जिसे हम कहते हैं, कि आप, चूंकि कश्मीर के लोग हैं हमारे पास में, कश्मीरी भी जो डायलेक्ट होगा उसे भी आप पढ़ लिख सकेंगे, आप समझ सकेंगे। आप फारसी काफी हद तक पढ़ पाएंगे, पूरी पढ़ पाएंगे। लैंग्वेज सीखने को वक्त लगेगा, लेकिन फारसी में आपको एक तरीके से एंट्री मिल जाएगी, आपको फारसी मिलेगी। आप थोड़ी मेहनत करना चाहें जैसे मैंने की, और उसके बाद में मैंने अरबी सीखी, तो आप बहुत वक्त नहीं लगेगा आपको अरबी सीखने में। आप शाहमुखी सीख सकेंगे, आप पश्तो सीख सकेंगे। तो आपके पास बहुत सारी जबानें हैं जो जिनके दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, आप राइट टू लेफ्ट लिखने वाली इस स्क्रिप्ट को अगर सीख लेंगे तो। और आपकी उर्दू में और रवानगी आती जाएगी जब आप स्क्रिप्ट को सीख लेंगे, क्योंकि जब आप सही सीखेंगे, मैं हिंदी वालों को अक्सर समझाता हूं, मैं खासकर उस इलाके को बिलोंग करता हूं जहां पर हिंदी का भी माहौल है, मराठी का भी माहौल है, और हिंदी और मराठी मिलकर हमारे एक्सेंट इतने बदल गए हैं कि हम गजल को गजल कहते हैं, क्योंकि मराठी में गजल कहा जाता है। तो मैं कहता हूं कि मराठी में जब आप कहेंगे तो उसे गजल कहिए, लेकिन आप उर्दू में कहेंगे तो उसे गजल कहिए। और मैं जब हिंदी में समझाता हूं कि उर्दू में एक ही चीज के लिए बहुत सारे अलग अलग साउंड हो सकते हैं, तो लोगों को इसके न्यूएंसेस, इसकी खूबसूरती का अंदाज होने लगता है और लोग उसे एंजॉय करने लगते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आज भी प्रेम के और कृष्ण के अफसाने हैं, आज भी वक्त की जमहूरी ज़बां है उर्दू, ऐसा एक शायर कहते हैं। तो आज भी उर्दू में रामायण लिखी गई है, उर्दू में राम और कृष्ण के अफसाने लिखे गए हैं, और उर्दू में नानक के ऊपर अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छी शायरी की है। तो उर्दू एक सेक्युलर जबान है, और उर्दू लिखने और पढ़ने वाले का आउटलुक अपने आप सेक्युलर हो जाता है। मैंने देखा है कि जो उर्दू लिखता है, पढ़ता है, उसका आउटलुक अपने आप बड़ा हो जाता है। वो सेक्युलर सोचता है, वो किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचता, वो ऊंचा उठ के समाज के बारे में, दुनिया के बारे में और हर किसी के बारे में सोचता है। तो मैं वक्त काफी हो गया, आखिर में मैं एक बात और करना चाहूंगा, खासकर जो नई नस्ल हमें देख रही है, जो आज के नौजवान और बच्चे जो हमें आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या ये वीडियो को बाद में देखेंगे, तो उनके लिए और आप सबके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि हम हैं तहजीब के अलमबरदार, हमको उर्दू ज़बान आती है। आपको उर्दू ज़बान आती है तो आप तहजीब के अलमबरदार हो, आप उसके फ्लैग बेरर हो, आप उसके फ्रंट रनर हो। आप जैसे मशाल लेकर आगे चलते हैं, तो तहजीब की मशाल लेकर आप आगे चल रहे हो, क्योंकि आपको उर्दू ज़बान आती है। तो उर्दू ज़बान से मोहब्बत करिए, उर्दू में आपस में बोलचाल करिए, उर्दू लिखिए, उर्दू पढ़िए, उर्दू को खत्म ना होने दें, उर्दू को जिंदा रखें, उर्दू को बढ़ाएं, उनको और आगे पहुंचाएं, उसको जितनी जवान बना सकते हैं उतनी जवान बना दीजिए इस जबान को। यही मेरा एक सपना है, यही मेरा एक ख्वाब है। इतना कहकर मैं एक बार फिर इरफान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, फारूक शाह बुखारी जी और जाकिर मलिक जी का, और तहरीक बकाए उर्दू का, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उर्दू की खुशबू फैला रहे हैं। हम सब आपके साथ इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, तो आप हक से हमें कह सकते हैं, जो जितने लोग आज जुड़े हैं इस वीडियो में, मैं बहुत नाम नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जो लोग भी जुड़े हैं, आप हक से उन्हें कह सकते हैं कि आप उर्दू के लिए क्या करना चाहते हैं। और मुझे पता है, मैं अभी नाम पढ़ रहा हूँ सब लोगों के, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आज आए हुए हैं, मुझे खुशी हो रही है देख के। तो मैं
चाहूंगा कि आप ये सब लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, और और इन लोगों को जो काम कहेंगे आप उर्दू के लिए, ये लोग सब करने के लिए तैयार होंगे। इस तरीके से उर्दू का जो कारवां है हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे सवाल यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन वक्त काफी हो रहा है। मैं जाकिर मलिक जी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उर्दू का सॉफ्टवेयर हम जरूर बनाएंगे, आपने कहा है। इरफान जी की बात से भी मैं खुद को सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, बहुत अच्छी बात की है। और मधु छंदा चाफेकर ने कहा है कि आज की जनरेशन की तकलीफ यही है कि उन्हें अपनी ही भाषा से वे अवगत नहीं है। और मेरी बेटी रसना रावल ने लिखा है कि कैन यू रिकमेंड सम मेजर उर्दू पब्लिकेशन सो दैट पीपल कैन सब्सक्राइब। तो मैं इरफान जी से कहूँगा कि उर्दू के कुछ मैगजीन्स और अखबार के बारे में आप ज़रूर लोगों को बताएं, तो लोग उन्हें सब्सक्राइब करना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि एक फैमिली से बन गई है आज हमारे जो ग्रुप साथ में है। इस ग्रुप को हम साथ लेकर चलेंगे और मिलकर एक साथ उर्दू सीखते रहेंगे। प्रतिमा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारी जिम्मेदारी है, उर्दू का अखबार पढ़ना ज़रूरी है। और अभिषेक जी ने प्यार भेजा है, जाकिर जी ने भी कहा हम सबकी जिम्मेदारी है। राजेंद्र राय, जिन डॉक्टर के बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था, उन्होंने कहा मेरा इश्क ही नहीं मेरी इबादत है उर्दू। अरुण तिक्खू जो हमारे दोस्त हैं, जो कश्मीर से हैं और अब नागपुर में आके रहते हैं, उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत ख्यालात हैं। जाहिद जी ने भी अपने ख्यालात रखे हैं। ब्रिजेश सेगान जी हमारे दोस्त हैं जो पंजाबी हैं, हमारी क्लास में उन्होंने उर्दू सीखी और उर्दू में बहुत अच्छी शायरी करते हैं, लिखते भी हैं और गाते भी बहुत अच्छा हैं। और इरफान जी ने कहा बहुत मिठास है उर्दू में। सॉफ्टवेयर का आइडिया जाकिर जी ने कहा बहुत अच्छा है। और प्रतिमा जी से तो मैं कनेक्ट हो जाऊंगा क्योंकि आपको सुन के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ आपसे। हमारे दोस्त निमिष सुतारिया जी भी मेरी क्लास में थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इन्होंने भी वही का संस्कृताइजेशन जो हुआ है हिंदी का, उसके बारे में इन्होंने भी अफसोस रखा है सबके सामने। और ब्रिजेश जी ने कहा ये जाना कि कुछ नहीं जाना, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। तो शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। मीना शंकर ने कहा नॉलेज इज पावर। बहुत अच्छे ख्यालात आप लोगों को। निमिष ने वो मुनव्वर राना का शेर कोट किया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपसे इजाज़त लेते हैं। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहरीक बकाए उर्दू का, और दुआ करूँगा कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें बरकत मिले और लोग आपके साथ जुड़ते जाएं। हम सब आपके साथ हैं। इतना कहकर बस अब हम आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, और आपके फीडबैक्स हम चाहेंगे कि आप इस पेज पर, और मैं चाहूँगा कि जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से काफ़ी लोगों को मैं देख रहा था कि आपने पेज को लाइक किया है। पेज को लाइक किया है तो आपको आगे के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जो लोगों ने पेज को लाइक नहीं किया है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप पेज को लाइक कर दें ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें, और इस तरीके से हमारा सिलसिला उर्दू का कारवां, उर्दू की जो महफिल बनी है ये कायम रहे, आगे बढ़ते रहे, और हम सब उर्दू से उसी तरीके की मोहब्बत करते रहें, उर्दू की चाशनी अपनी ज़बान में बोलते रहें, उर्दू की तहजीब के अलमबरदार बन जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कह के मैं इसको अभी बंद करना चाहूँगा। शुक्रिया।